आज हम चैप्टर पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि द्विघात बहुपद क्या होता है। और द्विघात बहुपद को हमने पिछले वीडियो में बहुपद के चैप्टर वाला जो वीडियो है उसमें हमने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है द्विघात बहुपद को। और हम यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहे हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद होता है कि वे बहुपद जिनमें जो है चर जो होता है, चर ऐसा बहुपद जिनमें जो चर होता है उसकी उच्चतम घात यानी कि सबसे जो बड़ी घात है वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, उसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है 3x² + 5x + 1, ये आपका है द्विघात बहुपद। देखिए इसमें जो चर x है, चर x में एक बहुपद है जिसमें x की उच्चतम घात कितनी है, 2 है। तो यानी कि ये क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, ये क्या कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए एक एग्जाम्पल हमने और लिखा है 5y² + 6y + 1, ये भी आपका द्विघात बहुपद है। ये इसमें चर क्या है, y है, और y की जो सबसे बड़ी घात है वो कितनी है, 2 है। ठीक है, y की सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये भी आपका द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, इसका जो व्यापक रूप होता है उसको हम लिखते हैं ax² + bx + c, मतलब इसी रूप में हम द्विघात बहुपद को लिखते हैं। इसी तरह से हम द्विघात बहुपद को लिखते हैं। ठीक है, और जहाँ पे देखिए ए जो है 0 नहीं होना चाहिए। ए क्यों 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए देखिए अगर यहाँ पे ए 0 हो जा रहा है x² + bx + c में, अगर ए 0 हो जा रहा है तो ए अगर यहाँ पे 0 हो जा रहा है तो ये x² का टर्म 0 हो जाएगा, और जब ये 0 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण बचेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हमको घात 2 का बहुपद ही चाहिए। तो यहाँ पे ये इसीलिए यहाँ पे कंडीशन लिखा हुआ है कि ए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो है यहाँ पे ए बी सी ये अचर पद होते हैं, इन ये जो वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, ए बी सी कैसी संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, और इसी ax² + bx + c को यदि हम बराबर चिन्ह के साथ जोड़ देते हैं तो इसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, अगर द्विघात बहुपद को हम बराबर चिन्ह के साथ जोड़ देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। जैसे कि देखिए हमने लिखा हुआ यहाँ पे है ax² + bx + c को हमने किसके साथ जोड़ दिया, बराबर के साथ, बराबर हमने 0 लिख दिया, तो ये क्या हो गया आपका, द्विघात समीकरण। ठीक है, ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण। इसे हम द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं। मतलब इसी रूप में हम इसी तरह से हम द्विघात समीकरण को लिखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे कि आपने लिखा 3x² + 5x = 1। ठीक है, तो ये तो द्विघात समीकरण है लेकिन मानक रूप में नहीं है ये। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है। देखिए द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद को हम बराबर चिन्ह के साथ जोड़ के कुछ टर्म कोई लिख दिया हमने, तो ये क्या हो गया आपका, द्विघात समीकरण हो गया। लेकिन ये समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप नहीं है। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे मानक रूप में। मतलब इसको सिस्टमैटिक तरीके से लिखने का तरीका यही है कि 3x² + 5x, और इधर इसको पक्षांतर करेंगे तो -1 = 0। ये है आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप। ठीक है, यहाँ पे जो a है देखिए मानक रूप में ax² + bx + c में a जो है x² का गुणांक है, और x जो है b जो है x का गुणांक है, और c अचर पद है। ठीक है, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। a किसका गुणांक है, x² का, b x का गुणांक है, और c अचर पद है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं द्विघात समीकरण के मूल। ठीक है, सबसे पहले चलिए अच्छा इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं मानक रूप का। देखिए जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दिया हुआ है 3x² + 6x + 1 = 0, और ये आपका हमने एग्जाम्पल इसको दे दिया है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया द्विघात समीकरण को हम किस रूप में लिखना है, मानक रूप में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये द्विघात समीकरण लिखा हुआ है।
कैसे लिखा हुआ, 9x प्लस 6x स्क्वायर प्लस -1 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए ये द्विघात समीकरण तो है, लेकिन ये मानक रूप में नहीं लिखा हुआ। मानक रूप में लिखने के लिए हम जो x की सबसे बड़ी घात है उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी घात वाले पद को लिखेंगे, फिर अचर पद को लिखेंगे। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1 बराबर 0। ये है आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, हमने इसको मानक रूप में लिख लिया है, मानक रूप में हम इसको लिख लिए हैं। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरे एग्जाम्पल में हम इसको कैसे लिखेंगे, 9y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप में ये हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान था। अब हम इसके बाद हम पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकालेंगे, मूल होता क्या है। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। मान लीजिए कोई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। तो जो इनमें उपस्थित जो चर है, चर यहाँ पे क्या है, एक्स है। ये एक्स चर में है समीकरण, ये एक्स चर में समीकरण है। तो जो इसमें जो चर का जो हम मान निकालते हैं वही बहुपद का मूल होता है या हल होता है, उसको मूल कहते हैं या हल कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ये एक द्विघात समीकरण है। तो इसमें जो उपस्थित चर है, चर का मान ही इस समीकरण का मूल या हल कहलाता है। ठीक है, तो या तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि किस चर के वे मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करें वे समीकरण के मूल कहलाते हैं। यानी कि अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में एक्स का मान निकाल रहे हैं तो एक्स का मान इसमें रखने पर बायां साइड बराबर हो जाएगा दायां साइड के, मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर आ गए अगर, तो ये बहुपद का मूल होगा। अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहे हैं तो बहुपद का मूल नहीं होगा, वो तब दूसरा कोई मूल होगा उसका। अच्छा, और हमने ये बताया है कि आपको कि किसी भी बहुपद में जो चर होता है, चर की जितनी घात होती है उतने ही बहुपद के मूल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद है तो इसमें चर की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये देखिए सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। तो इसमें बहुपद के मूल कितने निकलेंगे, मूल कितने निकलेंगे, 2 मूल निकलेंगे। ठीक है, यानी कि हल कितने हैं, 2 हैं। हल कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, यानी कि द्विघात समीकरण के केवल 2 ही मूल होंगे। क्यों होंगे 2 ही मूल, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 2 ही होगी, ये द्विघात समीकरण ही है तो इसके मूल 2 होंगे। ठीक है, यानी कि x के कितने मान हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे हैं 2 मान निकाल सकते हैं। अभी हम निकालने का तरीका भी आपको बताएंगे। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है इसमें कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फ़ा तथा बीटा हैं, अगर इसके 2 मूल हो गए अल्फ़ा और बीटा, तो जो मूलों का जो योगफल है यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक कितना है, माइनस बी। ठीक है, माइनस बी बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक ये। ठीक है, यानी कि किसी अगर द्विघात समीकरण के मूल अल्फ़ा बीटा है तो उनके मूलों का योगफल जो होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अगर मानक रूप में द्विघात समीकरण लिखा हुआ है तो आ जाएगा मूलों का योगफल बराबर माइनस बी बटे ए। ठीक है, और मूलों का जो गुणनफल होता है यानी कि अल्फ़ा और बीटा बराबर, अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यानी कि अगर मानक रूप में समीकरण लिखा हुआ है, मानक रूप में अगर समीकरण लिखा हुआ है तो वहाँ पे अल्फ़ा बीटा बराबर हो जाएगा अचर पद सी बटे ए, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये आपका फार्मूला है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, और यदि मूल जो हैं अल्फ़ा बीटा पहले से दिए हुए हैं तो द्विघात समीकरण बनाने का एक फार्मूला होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो ये इसका फार्मूलों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा कर देंगे। ठीक है, और मूलों का गुणनफल क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, यही होता है, ये फार्मूला है और आपको इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है।
इससे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए मूल जो है -3 और -2 हैं। ठीक है, मान लीजिए मूल -3 और -2 हैं, ये अल्फा है और ये बीटा है। तो द्विघात समीकरण क्या होगा? द्विघात समीकरण आपका हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा आपका कितना है? -3 है और बीटा कितना है? -2 है। प्लस -2। ठीक है, ये हो गया आपका मूलों का योगफल इंटू यक्स प्लस मूलों का गुणनफल, यानी कि -3 गुणे -2 बराबर 0। ये आपका हो गया द्विघात समीकरण। यदि मूल दिए हुए हैं तो द्विघात समीकरण कैसे निकालेंगे? x² माइनस मूलों का योगफल इंटू यक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस, देखिए -3 और -2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -5 आएगा। और ये -5 जो यहाँ माइनस रखा हुआ पहले से, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस मिलके 5x। और ये देखिए 3 दूना 6 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 बराबर 0। यही आपका क्या होगा? द्विघात समीकरण। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि मूलों को निकालते कैसे हैं और किस विधि से मूलों को निकालते हैं द्विघात समीकरण की। अब हम इसको तुरंत बताते हैं आपको। चलिए, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की विधियां कितनी होती हैं, किस विधि से हम इसका मूल ज्ञात कर सकते हैं। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की 2 विधियां होती हैं। पहली विधि आपकी होती है गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि। और दूसरी विधि होती है श्रीधराचार्य। पहले हम सीखते हैं गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना। इसको हम एग्जाम्पल के आधार पे हम आपको समझाएंगे कि गुणनखंड विधि से कैसे मूल ज्ञात किया जाता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले हम इस मेथड को बताएंगे, गुणनखंड मेथड को। तो पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। x² -3x -10 बराबर 0। अब हम इसका मूल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे जो x का गुणांक है, x² के गुणांक, यहाँ पे x² का गुणांक 1 है, तो इसको हम नहीं देखेंगे। हम बस यहाँ पे देखेंगे कि x का गुणांक कितना है? -3 है। x का गुणांक कितना है? -3 है। और अचर पद आपका है -10। ठीक है, तो हम देखिए, हम कोई 2 संख्याएं ऐसी लेंगे जिनको जोड़ने पर -3 आए। ठीक है, और गुणा करने पर -10 आए। जैसे कि ये -3 है, तो अगर हम -5 और +2 दो संख्याएं ले लें। ठीक है, -5 और +2, तो यहाँ से देखिए इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस संख्या यहाँ पे बड़ी है तो -3 आ जाएगा। 5 में से 2 गया 3, और चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। ठीक है, और गुणा करने पर -5 और गुणे -2, -5 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा? -10। ठीक है, तो हमको इस तरह से हम 2 संख्याएं अपने से हम इसको चूज करेंगे, अपने से हम इसको निकालेंगे, सोचेंगे, सोच के हम इसको निकालेंगे कि कौन सी ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाली संख्या आ जाए, x का गुणांक, और अचर पद गुणा करने पर आ जाए। ठीक है, यानी कि हम इसको किस तरह से लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या है आपका? अल्फा बीटा। इस तरह से हम इसको निकालेंगे। ठीक है, या आप इस तरह एग्जाम्पल से समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे अब देखिए -3 को हम क्या लिखेंगे? -5 + 2। इस तरह से हम इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए माइनस पहले से लगा हुआ है, और इसकी जगह पे हम क्या ये पूरा हमने -3 लिया हुआ है ना, तो माइनस पहले से नहीं लगाएंगे। यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे हम -5 x +
2x। ठीक है, ये बीच में हम रखेंगे, यहाँ पे x अगर हम लगा दें तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -5x प्लस 2x। ठीक है, और ये -10 को हम ऐसे ही उतार लेंगे, बराबर 0 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 4 पद हैं, अब 4 पद में से दो पद को एक साथ लेके हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x-5, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x-10। अरे 2 कॉमन लेंगे तो x-5 आएगा, 2 पच्चे 10, 5 बराबर 0। ठीक है, अब पूरा ब्रैकेट आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x-5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आपका देखिए यहाँ से x बच रहा है और ये +2 बराबर 0। अब ये इक्वेशन है। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब होगा, या तो ये संख्या 0 हो जाए या तो ये संख्या 0 हो जाए। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, मूल कैसे मूल इसका निकालेंगे, यहाँ पे x-5 बराबर 0 या x+2 बराबर 0। दो संख्याओं का गुणनफल कब 0 होगा, या तो ये पहली संख्या 0 हो जाए या तो दूसरी संख्या 0 हो जाए, तो दोनों 0 हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ से हम x बराबर अगर हम x-5 बराबर 0 ले लेंगे तो ये -5 इधर करेंगे तो x बराबर 5 आ गया, और यहाँ से क्या मिलेगा, x बराबर -2। तो यही x बराबर 5 और -2 यही इस द्विघात समीकरण के मूल हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है आपका x² + 13x + 36। देखिए यहाँ पे सभी टर्म आपके प्लस में हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस 13 को ब्रेक करेंगे 2 पार्ट में, और ऐसी दो संख्याएं लेंगे जिनको जोड़ने पर 13 आ जाए और गुणा करने पे 36। ठीक है, और गुणा करने पे कितना आ जाए, 36 आ जाए। तो गुणा देखिए 9 और 4 कितना होता है, 13 होता है, तो 9 + 4 ले लेंगे, और 36 क्या है, 9 चौके 36। ठीक है, तो दो संख्याएं ऐसी हमें मिल गई जिनको जोड़ने पर 13 आ जा रहा है और गुणा करने पर 36। तो हम यहाँ पे इसको 13 की जगह पे हम केवल बीच वाले पद को ब्रेक करके लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9x + 4x। अब देखिए 9 4 13x हो गया, यानी कि हम इसकी जगह पे क्या लिख लिए, 9x + 4x और +36 बराबर 0। यहाँ से कॉमन ले लिया हमने x, पहले दो टर्म में से हमने x को कॉमन ले लिया, तो x कॉमन लेंगे तो एक x बच जाएगा और +9। ठीक है, और प्लस यहाँ से अगर हम कितना कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे। ठीक है, 4 कॉमन लेंगे तो x + 9। देखिए कॉमन हम ऐसा लेंगे कि ये दोनों ब्रैकेट जो हैं वो बराबर आ जाएं। ठीक है, एक जैसे ब्रैकेट आएँ। तो हम यहाँ से अगर 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट एक जैसे नहीं आएंगे, लेकिन अगर हम यहाँ से 4 कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि 4 से ये 36 भी कट जा रहा है, तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे, मतलब जो सबसे बड़ा इसका गुणनखंड है वही हम लेंगे यहाँ पे। तो 4 जो है, 4 अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो 4x + 9 आ गया। अब देखिए दोनों टर्म में से एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दोनों में से x + 9 कॉमन हो जा रहा है, और ये क्या बच गया आपका, x + 4 बराबर 0। फिर वही प्रोसेस है, x यहाँ से हमको क्या मिलेगा, x + 9 बराबर 0 या x + 4 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, -9, और यहाँ से क्या मिलेगा, x बराबर -4। ठीक है, यानी कि मूल क्या आ गए आपके, -9 और -4। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसे। दो x² + x -6 बराबर 0। देखिए यहाँ अब देखिए इसके पहले जो हमने दोनों एग्जाम्पल बताया उसमें x² का गुणांक 1 था, तो हमने इसको हम क्या किए, हम इसको अवॉइड किए, मतलब यहाँ पे x² का 1 गुणांक है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे x² का गुणांक यहाँ पे 2 है, तो 2 को हम 6 के साथ पहले गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 6 दूनी कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 1 है,
तो हम कोई ऐसी दो संख्याएं लेंगे, देखिए गुणा करने पर कितना आ जाए, 12 -12 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए। बात समझ में आई? देखिए कैसे क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद को एक साथ गुणा कर लेंगे। कितना आ गया आपका, 12 आ गया, -12 आ गया। तो -12 को अब हम ऐसी दो संख्याएं लेंगे जिसको गुणा करने पर -12 आए और जोड़ने या घटाने पर 1 आए। ठीक है, अब देखिए गुणा करने पर माइनस आया है, यानी कि दोनों संख्याओं में से एक संख्या प्लस होगी और एक संख्या माइनस होगी, तभी तो ये माइनस में आया गुणनफल। तो हम क्या करेंगे, एक कोई संख्या लेंगे जो प्लस में हो और एक संख्या दूसरी लेंगे आप जो माइनस में हो। और देखिए, और जोड़ने पे क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, यानी कि जो प्लस वाली संख्या है वो बड़ी होनी चाहिए, जो माइनस वाली संख्या है वो छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए लेते हैं 4 और 3 ले लेते हैं। ठीक है, 4 तियाँ 12 और 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि 4 को अगर हम प्लस में ले लें और इसको माइनस में ले लें तो घटाने पे कितना आएगा, +1 आ जाएगा। और गुणा करने पर 4 गुणे -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -12। ठीक है, तो हम कौन सी दो संख्याएं ले लिए, 4 और -3। तो हम देखिए सारा प्रोसेस वही करेंगे, बस हम यहाँ पे 6 और 2 और -6 का हमने गुणा कर लिया है, लेकिन लिखेंगे हम इन्हीं दोनों के टर्म में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x² लिखते हैं यहाँ पे, और +4x -3x। हम इसको किसकी जगह पे लिखा हमने, x की जगह पे। देखिए 4 में से 3x घटाएंगे तो x ही आएगा, और -6 बराबर 0। ठीक है, अब 2x यहाँ से कॉमन हो जाएगा, देखिए इसमें भी 2x, इसमें भी 2x कॉमन हो जाएगा, तो x और यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको क्या लाना है, x + 2 यहाँ पर भी लाना है, तो हम 3 अगर -3 अगर कॉमन ले लें तो आ जाएगा यहाँ पे x + 2, 3 दूना 6 होता है बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x + 2 आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2x - 3 बराबर 0। अब हमको यहाँ से क्या मिला, x + 2 बराबर 0 या 2x - 3 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से आपने क्या निकाला, x बराबर -2, और यहाँ से क्या मिला आपका, x बराबर 3 बटे माइनस इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3, और इधर ये गुणा में है तो डिवाइड हो जाएगा। चलिए इसको 2 टर्म में लिख देते हैं। देखिए 2x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 3, और x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 2 डिवाइड हो जाएगा तो 3/2, यानी कि इसके मूल क्या आ गए, मूल आ गए आपके -2 और 3/2। ठीक है, यही दोनों मूल हो गए इसके, तो समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। तीसरा और एग्जाम्पल देखिए है, 3x² + 11x + 10 बराबर 0। ठीक है, ये आपका तीसरा एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं, चौथा एग्जाम्पल है ये। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, x² का गुणांक यहाँ पे 3 है और अचर पद कितना है, 10 है, तो यहाँ पे 10 गुणे 3 करेंगे बराबर कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, और यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 11 है। यानी कि हम ऐसी दो संख्याएं लेंगे जिनको जोड़ने पर 11 है और गुणा करने पे 30 आए। ठीक है, तो 6 और 5 ले लिया जाए, 6 और 5 11 होता है, और 6 × 5 = 30 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x² + 6x + 5x + 6, अब इसको यहाँ पे 10 लिख देंगे। ठीक है, बराबर 0। इसको हम ब्रेक करके नहीं लिखते हैं, कॉमन। अब देखिए आपको 4 टर्म मिल गए, 4 टर्म में आप कॉमन ले लीजिए, तो 3x यहाँ से कॉमन ले लेंगे, अगर 3x यहाँ से कॉमन हो जाएगा क्योंकि 3 दूनी 6 होता है, तो ये हो जाएगा x + 2 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो x + 2 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में क्या आ गया, x + 2 आ गया, दूसरे ब्रैकेट में आ गया 3x + 5 बराबर 0। फिर यहाँ से हम क्या लिखेंगे, या x + 2 बराबर 0 या 3x + 5
बराबर 0, x बराबर -2 और यहाँ से 3x बराबर क्या हो जाएगा -5, या x बराबर आ जाएगा -5/3। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा गुणनखंड विधि से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको श्रीधराचार्य फार्मूला बताएंगे। श्रीधराचार्य विधि से द्विघात समीकरण को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसका मूल कैसे निकालेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है।